तो बच्चों आपने कंपार्टमेंट की प्रेपरेशन जो है वो कैसे भी करी हो, चाहे आपने खुद से करी है, सेल्फ स्टडी करी है, चाहे आपने ऑनलाइन तैयारी करी है, चाहे आपने ऑफलाइन तैयारी करी है, ये कुछ मैटर नहीं करता जब आप एग्जाम देने बैठोगे। मतलब जब बच्चे आप एग्जाम देने बैठे हो और वो 3 घंटे जो हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो किस लेवल की थी। देखो बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो एक एग्जामिनर जो है वो आपको नहीं जानता, वो आपको देख के जजमेंट नहीं देगा, वो आपके पेपर को देख के जजमेंट देगा। इसलिए ये पेपर लिखने का जो तरीका है, जो पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका है, अगर वो हमारा अच्छा होगा तो हम अपने कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के एग्जाम में नंबर जो हैं बच्चे वो अच्छे भी ले सकते हैं, इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखो बच्चे, डे 1 से आपके साथ खड़ा हूं कंपार्टमेंट में और आज भी खड़ा हूं। मुझे ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से बच्चों को हेल्प करी जाए और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे ऑब्वियसली बात डिमांड भी कर रहे थे कि सर पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं और यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स भी लिखी हैं, कंपार्टमेंट उनकी क्लियर होगी। इसको हम जो है वो लास्ट में पूरा करेंगे। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके फर्स्ट 15 मिनट्स। तो बच्चों ये जो पहले 15 मिनट होते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। आपने कभी नोट भी करा होगा कि जब आपको किसी चीज़ की फिक्र है, जैसे अभी आपका पेपर आपको फिक्र है, अब जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आपको फिक्र है, बट जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो ना, आपकी हार्ट बीट जो है बच्चे वो बहुत फास्ट हो जाती है। और ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी होता है। अगर मुझे भी किसी चीज़ का कोई पेपर देने जाना है या कोई इंटरव्यू देने जाना है तो मुझे भी सेम फीलिंग आएगी जो आपको आ रही है। और वही देखो बच्चे, वही फर्स्ट 15 मिनट्स जो हैं बच्चे वो हमें अच्छे से हैंडल करने हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, बट वो पेपर को खोलते जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर मिला, वो क्वेश्चन पेपर देखते ही ब्लैंक हो गया। मतलब जो उसने तैयारी करी थी वो उसको अच्छे से लिख ही नहीं पाया। और मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो एवरेज लेवल के हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो लेट इट गो वाले, कि वो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अब वो तैयारी चाहे एवरेज लेवल की करके गए हैं, हो सकता है कि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपना पेपर अच्छे से करके आते हैं। तो इसलिए बच्चे फर्स्ट 15 मिनट आपके बहुत क्रूशियल हैं। देखो जब भी आप फर्स्ट 15 मिनट, आपको पहले 15 मिनट जो हैं आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे, मुझे पता है आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, आपको लगेगा ये तो मैंने करे ही नहीं है, ये तो मैंने किए ही नहीं है। बट हमें वहाँ पर स्टक नहीं होना। आप क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ो, उसमें कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने करे होंगे या उसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपने किए होंगे जो आपकी प्रेपरेशन में थे। तो इसलिए पहले 15, क्योंकि बच्चे देखो, अगर हम इसी तरह से हमारी हार्ट बीट अगर तेज रहेगी ना बच्चे, तो हम ब्लैंक हो जाएंगे और हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए। इसलिए पहले 15, अगर मैं तो बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और अगर आपको लग रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है या बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको फील भी होगा कि यस मेरी हार्ट बीट बहुत तेज है, तो पहले 15 मिनट जहाँ पर बैठे हो अपनी आंखें बंद करना बच्चे, लंबी लंबी सांस लेना, उसको धीरे धीरे छोड़ना, लंबी लंबी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। इससे आपकी एंजाइटी जो है थोड़ी सी कम होगी, ताकि हमारी बच्चे परफॉर्मेंस पर वो इम्पैक्ट ना पड़े। तो पहले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। अपनी हार्ट बीट पे बच्चे कंट्रोल रखना है। अब दूसरा बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा मतलब कि मुद्दा है हमारा पेपर अटेम्प्ट ऑर्डर। बहुत से बच्चे मुझसे भी पूछते हैं, आपने बहुत से टीचर से पूछा होगा कि सर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। बहुत से टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि ऐसे सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो, कुछ बोलेंगे कि पहले बड़ा सेक्शन अटेम्प्ट कर लो। देखो मेरा यहां पर एक ही सजेशन आपके लिए, चाहे आप पेपर इस तरह से अटेम्प्ट कर लो, चाहे आप पेपर इस तरह से अटेम्प्ट कर लो, ना मार्क्स बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं, बट इससे आपकी परफॉर्मेंस पर फर्क जरूर पड़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इसी को मैं इस चीज से जोड़ूंगा जो मैंने पहले 15 मिनट बोले थे। देखो बच्चे, आप पेपर, सपोज ये देखो मैंने आपके लिए थोड़े से एफर्ट करे, यहां पर 2 बच्चों के पेपर हैं, ठीक है। यहां पर 2 बच्चों के पेपर हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम, ठीक है। अब आपके सामने है, अब ये जो राम है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो राम ने ना पहले 21st क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करा पहली शीट पर, फिर 27th क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करा, फिर उसने 38th क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, उसने 27th क्वेश्चन जो है यहां पर 27th अटेम्प्ट करा। पहले उसने 21st
21 क्वेश्चन से स्टार्ट करा, फिर 27, 38, फिर उसने कुछ MCQs करे हैं, ठीक है, या 13th क्वेश्चन करा, इस तरह से अटेम्प्ट करें। यहां पर दूसरे बच्चे का पेपर देखो, पहला क्वेश्चन ब्लैंक, दूसरा क्वेश्चन ब्लैंक, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, चौथा क्वेश्चन ब्लैंक, ये करे हैं, ये ब्लैंक है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी। अब देखो बच्चे, अब सोच के देखो एज अ एग्जामिनर, अब मैं एग्जामिनर हूँ, मैं बच्चों का पेपर देख रहा हूँ, मैंने पहली 3 शीट्स चेक करी, दोनों की, 1, 2, 3, यहाँ तक आते आते मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि ये बच्चा जो है ये इंटेलिजेंट है, इसने पेपर बहुत अच्छे से करा। इससे क्या होता है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कहीं ना कहीं मन में परसेप्शन बनती है कि ये किसी इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर है, और इसको देख के लग रहा है कि बच्चे को पेपर इतना अच्छे से नहीं आता, उसने काफ़ी क्वेश्चंस जो है खाली छोड़े हुए हैं। अब बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे मार्क्स घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हो सकते, देखो अगर इससे फर्क पड़ता भी है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है आजकल रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग सब कुछ है, बट यहाँ पर इससे आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर सोच के देखो, पहले 15 मिनट हमारी हार्ट बीट बड़ी तेज है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, ठीक है, पेपर आपको मिला। अब जैसे ही आपको पेपर मिला, आपको क्वेश्चन दिखा, जैसे इस राम बच्चे को क्वेश्चन देखा उसने कि 21st क्वेश्चन मेरे को आता है, ये हमने अच्छे से करा हुआ, उसने अटेम्प्ट कर दिया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, चाहे बीच बीच में से करा है, तब तक आधा पौन 15-20 मिनट या आधा घंटा निकल जाएगा और उसकी हार्ट बीट जो है बच्चे नॉर्मल हो जाएगी। इसको आप इस चीज़ से भी कंपेयर कर सकते हो, जब एक फाइनल मैच है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 2-3 विकेट्स गिर गई हैं क्रिकेट के मैच में, और एक बैट्समैन नया जो है वो बॉलिंग करने मतलब बैटिंग करने आता है, तो उस पर बड़ा ही प्रेशर होता है कि जो मैं नेक्स्ट बॉल अटेम्प्ट करूंगा, मतलब जो नेक्स्ट बॉल मैं खेलूंगा, अगर मैं इस पे आउट हो गया, ये मान के चलो कि बॉलर ने लगातार 2 विकेट्स ले लिए, तो हैट्रिक बॉल है उसकी, तो इस पर बहुत प्रेशर होता है बैट्समैन के ऊपर। अब जैसे ही बैट्समैन जो है जो बॉल जो बैट से टच करता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, नेक्स्ट बॉल टच करता है उसको फिर से कॉन्फिडेंस मिलता है, तो यानी कि पहले 10-15 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। और जब आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे, मतलब जब बैट्समैन की तरह सोच के देखो, आपकी बॉल जो है बैट पे लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बॉल जो है बैट पे लगेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, बॉल जो है बैट पे लगेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहली बॉल मिस हो गई, कॉन्फिडेंस गया, मिस हो गई, कॉन्फिडेंस गया, टच हो गई, ठीक है, फिर मिस हो गई, कॉन्फिडेंस गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर को इस तरह से, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो आपका पेपर में 38 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की नंबरिंग क्यों है? वो इसीलिए है कि आप कहीं से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो मैंने 21st क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, इससे आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी और आपको भी लगेगा कि यस मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं खुद से, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वो कॉन्फिडेंस जो है आपको आगे जाके जो क्वेश्चन कुछ नहीं भी बन रहे वो भी बनेंगे। और यहां पर अगर हमने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया तो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बच्चे, आपका टाइम भी हमें मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि इन सब में हमारा टाइम बहुत निकल जाए। और दूसरी बात, अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आप उसके लिए जगह कितनी छोड़ोगे? अगर बाद में वो जाके वो क्वेश्चन जो है लंबा हो गया, लेंथी हो गया, तो क्या करोगे? इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पहले आता है वही अटेम्प्ट हमें करना चाहिए। उसके बाद बच्चे टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने कुछ मेहनत करी थी इसके ऊपर, जैसे 20 MCQs हैं रीजनल सेशन के साथ जोड़ के, तो 1.5 मिनट, एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, 1.5 मिनट एक MCQ के लिए चाहिए, 3 मिनट एक 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट एक 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 12 मिनट एक 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 12 मिनट एक केस स्टडी के लिए। अब देखो बच्चे, अगर आप इस सबको जोड़ोगे ना तो ये 159 मिनट्स बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर भी हमारे पास 20-21 मिनट बचते हैं। मैं ये, अब देखो आप बोलोगे सर ये कहना बहुत आसान है, मुझे पता है, फिर मैं टाइम फ्रेम क्यों दे रहा हूं? देखो इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक बच्चे ये है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर करना है, बट इसके आसपास करना है। इसकी मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 3 नंबर का, ठीक है, वो करते करते क्वेश्चन जो फंस गया कहीं पर। अब आप उसको करते जा रहे हो कि आपको क्वेश्चन आता है, आपको भूल गया, आप उसको करते जा रहे हो और बाद में जब वो कंप्लीट हुआ या कंप्लीट नहीं हुआ, आपको रियलाइज हुआ कि मैं उस पर 15 मिनट या 20 मिनट जो है वेस्ट कर चुका हूं। और एक 5 मिनट के क्वेश्चन पे, जिसका रफली एक आइडिया 5 मिनट है, उस पर 15 मिनट बच्चे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उससे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, नेक्स्ट हमारी सिमेट्री जो है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि इस टाइम फ्रेम को इस तरह से देखो
कि घड़ी आपके सामने है, आपको इसके अकॉर्डिंग मतलब देखो देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको हार्डली करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन है चाहे कोई छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसके आसपास देखो, अगर 5-6 मिनट में कोई क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा तो उसका टाइम जो है किसी दूसरे क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि घड़ी अपने सामने रखना और ये याद रखना कि मुझे 10 मिनट या 12 मिनट से ऊपर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर नहीं लगाने। ऐसा ना हो कि आप 15-15, 20-20 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दो। तो इसलिए बोल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया। वैसे इसके लिए आपको सजेस्ट भी कर सकता हूं, मैंने कंपार्टमेंट के तीनों पेपर टेलीग्राम पर चैनल पर डाले हुए हैं, वो जाके एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि आप 3 घंटे में वो पेपर कर पा रहे हो। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी जाओ टेलीग्राम चैनल पर, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा, तीनों क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व करके देखो खुद से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बच्चे चीज है स्टेप मार्किंग। बहुत से बच्चे स्टेप मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे। अब देखो बच्चे, ये आपकी ऑफिशियल सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। देखो यहां पर ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में क्या है, आपको जैसे पता लगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता होता है कि शायद मुझे सर इंटीग्रेशन नहीं आती, तो उसने जैसे ही उसने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लिया, देखो यहां पर उसने पहचान लिया, उसके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर। जैसे ही उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया उसका 1 नंबर है। जैसे ही उसने सोल्यूशन लिखा तो आधा नंबर, पूरा सोल्यूशन गया तो पूरा एक और आधा नंबर उसको मिल गया। यानी कि बच्चे मेरा कहने का मतलब ये है, आपको हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में खास करके। और मैंने बहुत सी बच्चे मार्किंग स्कीम्स देखी हैं, इवन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में अगर कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 से 4 और उसका आंसर जो है एग्जैक्टली ऐसा आना चाहिए था, तो मैंने सीबीएसई में मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ देखा है कि बच्चे को इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए। ब्रैकेट्स को मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा ही करते हैं, बट मैंने देखा हुआ है, तो हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन जितना भी आता है आपको हर एक स्टेप लिखने की कोशिश करनी है ताकि हमें कुछ ना कुछ नंबर जो है वो मिल पाए, और एक एक नंबर बच्चे हमारे लिए कीमती है। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ आपको बोनस टिप्स भी देना चाहता हूँ बच्चे। सबसे पहली जो बोनस टिप है, रफ वर्क ऑन दी लास्ट पेज। देखो मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स के पेपर में तो इतनी कैलकुलेशन शायद नहीं होती, फिजिक्स के पेपर में हो सकती है, तो रफ वर्क जो है बच्चे आपको लास्ट पेज पे करना है। उससे देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ना इसको साथ साथ में करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर लाइन लगा के यहाँ पर रफ वर्क करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कई बार वो मेसी लगता है, बुरा लगता है, तो अगर आप लास्ट पेज पे रफ वर्क कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको जैसे मर्जी ठीक लगे, ठीक है। दूसरा इसी से मिलता जुलता पॉइंट है लिजिबल राइटिंग। अब लिजिबल राइटिंग का मतलब बच्चे ये है कि मैं ये नहीं बोल, देखो हर एक की राइटिंग डिफरेंट होती है, हर एक की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, बट इतनी अच्छी जरूर होनी चाहिए कि वो पढ़ी जा सके। बहुत से बच्चे ना मतलब कि ऐसा होता है कि राइटिंग अच्छी होती है बट उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए आपकी राइटिंग लिजिबल होनी चाहिए, पढ़ी जा सके, साफ सुथरा लिखा हो। तो ये दोनों बातें जो हैं इसी के रिलेटेड हैं कि आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो लिजिबल साफ होनी चाहिए, इसलिए रफ वर्क जो है मैंने लास्ट पेज पे बोला। नेक्स्ट बच्चे उसके बाद है चेक योर कैलकुलेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेनी है अपनी, क्योंकि प्लस माइनस में थोड़ा सा, जैसे मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी भी माइनस प्लस की मिस्टेक होगी पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। 3D का क्वेश्चन लाइन वाला है, उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, इसलिए कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना। और मैट्रिक्स मेथड में तो वैसे भी हम कैलकुलेशन जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर इक्वेशंस में फिल करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज राइट क्वेश्चन नंबर। बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप चाहे जगह भी छोड़ रहे हो किसी के लिए, आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के ना, जैसे 22। इससे क्या होगा, सपोज कि कोई क्वेश्चन कंपार्टमेंट के पेपर में उसकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, और अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ना तो उसको ग्रेस मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। सपोज एक 3 नंबर क्वेश्चन गलत है और किसी बच्चे ने डाल दिया कि वो 27वां क्वेश्चन है, ठीक है, किसी बच्चे ने डाल दिया 27वां क्वेश्चन जो है वो गलत है, वो 3 नंबर का था, ठीक है। अब किसी बच्चे ने लिखा नहीं 27 तो उसको नंबर बच्चे नहीं मिलेंगे, बट किसी बच्चे ने अगर लिखा है 27 और जगह छोड़ दी या क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है तो उसको बच्चे ग्रेस मार्क मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। और वैसे भी सिर्फ ग्रेस मार्क के लिए नहीं, आपका पेपर टीचर को परेशानी ना हो क्वेश्चन ढूंढने में, जैसे 21st क्वेश्चन है, 27th, ऐसे करोगे तो टीचर को चेक करना भी आसान है। और अगर टीचर आसानी से चेक कर पाएगा
तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे वो आसानी से चेक कर पाएगा। तो वो नंबर मतलब इसको मेरे अकॉर्डिंग ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर वो अच्छे मन से पेपर चेक करेगा तो आपके मार्क्स भी जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो अगर मैं सारी वीडियो को सम अप करूं बच्चे, सबसे पहले 15 मिनट जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से उनको यूटिलाइज करना है। पेपर को किसी भी ऑर्डर में आप अटैम्प्ट कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो क्वेश्चन पहले आता है वो करो। देखो बहुत से बच्चे आपको ये टीचर ये भी बोलेंगे कि जो बड़ा क्वेश्चन है वो पहले कर लो, अगर बड़ा क्वेश्चन आता ही तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो बहुत से मैंने देखा है वो सजेस्ट करते हैं कि सेक्शन डी या ई पहले कर लो कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बट अगर आपको आते ही तो कैसे करोगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन पहले आता है उसको अटैम्प्ट, जो आपको लगता है ना 100% मुझे आता है वो मुझे करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना भी क्वेश्चन में गुम नहीं हो जाना कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा निकल जाए। उसके बाद है स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक स्टेप को हमें लिखना भी है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट में निकल नहीं आते, तो डेरिवेटिव एग्जैक्टली सही करके आना, ताकि हमें अगर 3 नंबर क्वेश्चन है 1 या 1.5 नंबर उसमें से मिल जाए। तो बच्चे यही मेरी टिप्स थी आप सबके लिए। और ट्रस्ट में बच्चे, कंपार्टमेंट का पेपर आपका अच्छा होने वाला है। अच्छे मन से जाना, पॉजिटिव मन से जाना, तो सब कुछ अच्छा होगा। और लास्ट में बच्चे जहां से हमने स्टार्ट करा था वहीं पर ख़त्म करेंगे कि कंपार्टमेंट उन्हीं की क्लियर होगी जो बहाने नहीं प्रयास करेंगे।